हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाने वाला एक टॉपिक कि किस शहर का उत्खनन कार्य किसके अंडर में किया गया है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला नगर है आदमगढ़। यह होशंगाबाद जिले में आता है और इसके एक्सकवेशन ईयर की बात करें तो यह पहली बार 1960-61 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यह किसके अंडर में किया गया था? तो यह आरवी जोशी के अंडर में किया गया था। आदमगढ़ का उत्खनन कार्य किसके अंडर में किया गया है? आरवी जोशी के अंडर में किया गया है। आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ में काफ़ी फेमस चित्रित शैलकृत गुफाएं हैं। यहाँ पर काफ़ी फेमस चित्रित शैलकृत गुफाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उत्खनन कार्य के द्वारा जो खदानें मिली हैं उनकी नंबरिंग एडीजी फर्स्ट से शुरू होकर एडीजी 18 तक की गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी खदानें प्राप्त हुई हैं जिनकी नंबरिंग एडीजी फर्स्ट से शुरू करके एडीजी 18 तक की गई है। उत्खनन के द्वारा मृदभांड के टुकड़े साथ ही साथ हड्डियों के टुकड़े, इस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और भी कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं। अगले शहर की बात की जाए तो अगला शहर है खरगोन जिले का कसरावद नगर। अगला नगर है खरगोन जिले का कसरावद नगर। खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं और इसका उत्खनन कार्य 1936 में पहली बार किया गया था। ध्यान रखिएगा, कई शहरों का उत्खनन कार्य कई बार किया गया है। एक ही शहर को कई बार, जाहिर सी बात है एक्सकवेशन का कार्य है, एक बार में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो पहली बार जिनका एक्सकवेशन किया गया है उसको मेंशन किया है। साथ ही साथ कुछ में ऐसा है कि कुछ में 4 से 5 बार किया गया है एक्सकवेशन का वर्क। तो मैंने हर बार का जो ईयर है उसको मेंशन नहीं किया है। मैंने रिसेंट के जो शुरुआत के जो 2 ईयर हैं उनको मेंशन किया है। कसरावद की बात की जाए तो कसरावद का जो उत्खनन कार्य है वो वी.आर. करिंदकर और वी.एन. सिंह के द्वारा किया गया था। इनके अंडर में कसरावद का एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, कसरावद का जो एक्सकवेशन है वो किसके अंडर में हुआ है? वी.आर. करिंदकर और वी.एन. सिंह। इन दोनों के नाम में शुरू में वी आता है, आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। अगला शहर है ग्वालियर का पवाया नगर। ग्वालियर का पवाया नगर, इसका उत्खनन कार्य 1924-25 में एम.बी. गर्दे के अंडर में किया गया था। पवाया नगर का जो उत्खनन कार्य है वो एम.बी. गर्दे के अंडर में किया गया था। पवाया नगर की बात करें तो जो पवाया नगर है यह पार्वती तथा सिंधु नदी के संगम पर स्थित है। पवाया नगर जो है यह सिंधु नदी तथा पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ जो कवि हैं भवभूति, उन्होंने मालती माधव में भी पवाया का वर्णन किया है। भवभूति ने, महाकवि जो भवभूति हैं, इन्होंने अपनी रचना मालती माधव में भी पवाया का वर्णन किया है। किसमें किया है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि पवाया नगर का वर्णन भवभूति ने किस रचना में किया है? तो उन्होंने मालती माधव में पवाया नगर का वर्णन किया है। अब बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला नगर है विदिशा का बेस नगर। इसको भिलसा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बेस नगर को भिलसा के नाम से भी जाना जाता है। भिलसा, इसका जो उत्खनन कार्य है वह 1910 तथा 1913-14 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्खनन कार्य
एच लेक और DR भंडारकर के अंडर में किया गया था। इसका जो उत्खनन कार्य है वह एच लेक और DR भंडारकर, ध्यान रखिएगा इसमें एक फॉरेन पर्सन का नाम आ रहा है, और दूसरा DR भंडारकर। अब बात करते हैं बेसनगर की। तो बेसनगर को जैसे मैंने बताया कि इसका पुराना नाम भिलसा है, और यह बेत्रवती, जो आज की बेतवा नदी है, बेत्रवती और बेस नदी के संगम पर स्थित है। यह बेत्रवती और बेत्रवती यानी कि जो बेतवा नदी है और बेस नदी, इससे घिरा हुआ है, इसके बीच में स्थित है एक तरह से कहो तो। अब यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से टूटी फूटी मूर्तियाँ मिली हैं। बेसनगर का काफ़ी महत्व रहा है मौर्य काल में। अशोक के समय में जो बेसनगर है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था, और यहाँ इस शहर का उत्खनन करने पर यहाँ से टूटी फूटी मूर्तियाँ, साथ ही साथ यहाँ से आपको जो भवनों के खंडहर हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भवनों के खंडहर भी मिले हैं। भवनों के खंडहर। अब बात करते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व होने का और क्या कारण है। तो यहाँ पर हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। हेलियोडोरस ने यहाँ पर भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना करवाई थी? गरुड़ स्तंभ की। साथ ही साथ यहाँ का जो उत्खनन करने पर जो यहाँ से सामग्री मिली है उसमें सिक्के मिले हैं। तो उन सिक्कों में द्विमित्रीय का उल्लेख है। जो बेसनगर से सिक्के मिले हैं उसमें द्विमित्रीय का उल्लेख है, जिसको कि सिकंदर के समकालीन माना जाता है। ये जो सिक्के मिले हैं इनको सिकंदर के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसनगर के उत्खनन कार्य में मिलने वाले सिक्के में उल्लिखित द्विमित्रीय शब्द का ये जो सिक्के हैं वो किसके समकालीन है, किस शासक के समकालीन है? तो यह जो यूनानी शासक सिकंदर है उसके समकालीन थे। बेसनगर में मिलने वाले जो सिक्के हैं वो किसके समकालीन थे? तो यह यूनानी शासक सिकंदर के समकालीन थे। अब बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला नगर है उज्जैन जिले का कायथा नगर। अगला नगर है उज्जैन जिले का कायथा नगर। कायथा नगर का जो उत्खनन कार्य है वो 1965-66 में विष्णु श्रीधर वाकणकर के अंडर में किया गया था। ये विष्णु श्रीधर है यहाँ जो कायथा का उत्खनन कार्य है वो विष्णु श्रीधर वाकणकर के अंडर में किया गया था। कायथा नगर की बात की जाए तो कायथा नगर जैसा कि ये बेसिकली काली सिंध नदी, जो कायथा है यह काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ इसको कापित्थ के नाम से भी जाना जाता है। कायथा को कापित्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या मिला है। तो यहाँ से छेनी और कुल्हाड़ी जैसे जो औजार होते हैं ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। छेनी और कुल्हाड़ी जैसे औजार कायथा से प्राप्त हुए हैं।
साथ ही साथ उज्जैन को वराह मिहिर की जन्मस्थली के लिए भी जाना जाता है। ये जो उज्जैन है इसे वराह मिहिर की जन्मस्थली के लिए भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वराह मिहिर की जन्मस्थली कहाँ है, तो यह उज्जैन जिले में या उज्जैन में। अगले नगर की बात की जाए तो अगला नगर है उज्जैन का ही नागदा। उज्जैन का नागदा, इसका भी उत्खनन कार्य किया गया था और इसका पहली बार उत्खनन कार्य 1955-56 में किया गया था। किसके अंडर में किया गया था, तो एन.आर. बनर्जी, ध्यान रखिएगा, नागदा का उत्खनन कार्य एन.आर. बनर्जी के अंडर में करवाया गया था, इनके निर्देशन में किया गया था। नागदा की बात की जाए तो जो नागदा है यहाँ से मिट्टी के मनके मिले हैं। यहाँ जो उत्खनन कार्य है सॉरी, यहाँ से मिट्टी के बने मनके मिले हैं। मिट्टी के मनके, साथ ही साथ खिलौने, घरेलू सामान की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें नागदा से मिली हैं। उज्जैन का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगता है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगले नगर की बात करें तो यह है सागर का एरण शहर। सागर जिले का जो एरण नगर है यह 1960-61 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था और यह प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया था। एरण का जो उत्खनन कार्य है वो पहली बार कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में किया गया था। एरण की बात करें तो एरण में ही आपको जो सती प्रथा का उल्लेख है वो एरण में ही पहली बार पता चलता है सती प्रथा के बारे में। इसके सिवा ये जो यहाँ का एरण का उत्खनन कार्य है, यहाँ से जो वस्तुएं मिले सामान्यतः हर जगह से मतलब कि मिट्टी की जो वस्तुएं हैं और उसके सिवा औजार में अगर बात की जाए तो औजारों में पत्थर के बने हुए औजार और इसके सिवा जो मृद भांड है ये लगभग हर नगर से मिली हैं। और अगर कुछ स्पेशल मतलब कि जो अलग चीज़ें हैं उनमें हैं तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। एरण को एरिकिन नाम से भी जाना जाता है। एरण को एरिकिन नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एरण जो है वो बीना नदी के तट पर बसा हुआ है। एरण, अगर ये पूछा जाए कि भाई एरण किस नदी के तट पर बसा है तो यह बीना नदी के तट पर बसा है। एरण किस नदी के तट पर बसा है, बीना नदी के तट पर। यहाँ से मिट्टी की भी मुद्राएं मिली हैं और इसमें से एक मुद्रा, जो मिट्टी की मुद्राएं मिली उनमें से जो एक मुद्रा है उस पर गजलक्ष्मी अंकित है। उस पर गजलक्ष्मी अंकित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गजलक्ष्मी अंकित जो मुद्रा है वह किस नगर के उत्खनन में प्राप्त हुई है, तो यह है एरण। सागर का एरण नगर है, यहाँ से गजलक्ष्मी की मुद्रा प्राप्त हुई है। गजलक्ष्मी का चित्र प्राप्त हुआ है जो कि मिट्टी की मुद्रा में बना हुआ है। एक अन्य मुद्रा भी मिली है जिस पर महादंड नायक उल्लिखित है। महादंड नायक उल्लिखित है। महादंड नायक सिंह नंदी। इस पर एक अन्य मुद्रा में महादंड नायक सिंह नंदी यह उल्लिखित है और यह भी एरण से ही प्राप्त हुआ है। अगले नगर की बात की जाए तो अगला है सीहोर जिले का हथनौरा। सीहोर जिले के हथनौरा का जो उत्खनन कार्य है वो 1960-61 में एच डी सोनकिया
के निर्देशन में किया गया था। हथनौरा से जो हथनौरा का उत्खनन कार्य करने पर नर्मदा मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। यह काफ़ी फेमस भी रही है, नर्मदा मानव की खोपड़ी। इसे डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजा था। जो नर्मदा मानव की खोपड़ी थी, जो कि काफ़ी चर्चा में रही है, यह डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजा था। ध्यान रखिएगा, यह डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा खोजी गई थी, ना कि HD सांकलिया द्वारा। HD सांकलिया ने प्रथम बार उत्खनन कार्य किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने उनको मेंशन किया है। अब बात आती है कि यहाँ जो खोज की गई थी हथनौरा में, जो उत्खनन कार्य किया गया था, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो विलुप्त हाथी की प्रजाति है, विलुप्त हाथी की एक प्रजाति है जिसका नाम है स्टेगोडॉन। यह एक विलुप्त हाथी की प्रजाति है। इसके दांत मिले हैं, स्टेगोडॉन प्रजाति का जो हाथी है, इसके दांत मिले हैं, साथ ही साथ उसका जबड़ा भी प्राप्त हुआ है। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ से हथनौरा से मिली हैं। बेसिकली यहाँ से जो जंगली जानवर हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जंगली जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा मानव खोपड़ी है वो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने खोजी है, ना कि HD सांकलिया ने। डॉक्टर अरुण सोनकिया। अब बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला नगर है देवास का बिलावली। इसकी खोज 1962-63 में VR मिश्रा ने की थी। बिलावली की खोज किसने की थी? VR मिश्रा ने की थी। कब की थी? 1962-63 में की थी। अगला नगर है त्रिपुरी, जो कि जबलपुर जिले में आता है। अगला नगर है त्रिपुरी। इसकी खोज 1952-53 में डॉक्टर MG दीक्षित ने की थी। जो त्रिपुरी है, इसकी खोज किसने की है? त्रिपुरी काफ़ी फेमस रहा है, यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, और इसकी खोज डॉक्टर MG दीक्षित ने 1952-53 में, इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर MG दीक्षित ने 1952-53 में किया था, जो इसका पहली बार उत्खनन कार्य हुआ है। अब बात आती है कि त्रिपुरी में जो उत्खनन कार्य किया गया, इस यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो त्रिपुरी की अगर बात की जाए तो त्रिपुरी कई वर्षों तक कई राजवंशों की राजधानी भी रहा है। साथ ही साथ इसको पहले तेवर के नाम से जाना जाता था। तेवर यहाँ पर एक गांव है जो अभी भी विद्यमान है, और नर्मदा नदी का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है त्रिपुरी। साथ ही साथ यहाँ पर एक हथियागढ़ टीला भी है। तो हथियागढ़ टीला कहाँ पर है? त्रिपुरी में ही है। साथ ही साथ इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था, यहाँ से सातवाहन शासकों के सिक्के, त्रिपुरी से सातवाहन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासकों के सिक्के मिले। साथ ही साथ यहाँ से चित्रित मृदभांड मिले हैं। और जो ये त्रिपुरी है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये कलचुरी शासकों की राजधानी रहा है। यह कलचुरी शासकों की राजधानी रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी किस राजवंश की राजधानी रही? तो यह कलचुरी राजवंश की राजधानी रही है। और यह 19वीं शताब्दी में, कब थी? तो यह 19वीं शताब्दी में जो त्रिपुरी है वह 19वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों की राजधानी रही है। अब बात करते हैं अगले नगर की। तो यह है महादेव पिपरिया।
नरसिंहपुर जिले में आता है। महादेव पिपरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह नरसिंहपुर जिले में आता है और नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से पाषाण युगीन औजार मिले हैं और साथ ही साथ जैसे कि हर जगह पे जो कॉमन चीज़ें मिलती हैं, मृदभांड, वो मिले हैं। औजारों में है तो पत्थरों के बने हुए औजार मिले हैं और इसका भी उत्खनन कार्य कई बार किया गया। इसमें से मैंने 2 सालों को मेंशन किया है। ये पहला उत्खनन कार्य 1962-63 में और दूसरा 1964-65 में किया गया था। इसका जो प्रथम बार उत्खनन कार्य है वो GS सुपेकर के अंडर में करवाया गया था। जो महादेव पिपरिया का उत्खनन कार्य है वो किसने किया है? GS सुपेकर ने। और महादेव पिपरिया किस जिले के अंतर्गत है? तो नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत है। अगला शहर है मंदसौर और मंदसौर में जो नगर है वह है मनोटी। मंदसौर जिले का मनोटी नगर। अब मंदसौर जिले का जो मनोटी नगर है इसका उत्खनन कार्य 1959-60 में डॉक्टर HV त्रिवेदी और विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा के अंडर में करवाया गया था। मनोटी का जो उत्खनन कार्य जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, यह डॉक्टर HV त्रिवेदी और विष्णु श्रीधर वाकणकर। ध्यान रखिएगा, मनोटी का उत्खनन कार्य किसके अंडर में हुआ है? HV त्रिवेदी और विष्णु श्रीधर वाकणकर के अंडर में हुआ है। मनोटी की बात की जाए तो यहाँ से कुछ खास ऐसा मतलब कुछ खास वस्तु नहीं मिली, कोई फेमस वस्तु नहीं मिली है। यहाँ की जो मतलब शुरुआती दौर में जो यहाँ पे सभ्यता पाई गई थी वह बाढ़ के कारण, वहाँ पर बाढ़ के कारण वह नष्ट हो गई थी। यहाँ पे लेकिन उन लोग मतलब जो वहाँ के निवासी थे वो उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए कच्ची ईंटों की दीवारें बनाई थी। कच्ची ईंटों की दीवारें बनाई थी। यहाँ से उत्खनन में जो है मतलब कि झोपड़ी के अवशेष हैं वो मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ से मतलब ये जो काले लाल मृदभांड होते हैं वो चीज़ें मिली हैं। मंदसौर में कई सारे नगर हैं जहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया है, जैसे कि मनोटी हो गया, मोड़ी हो गया। मोड़ी नामक जगह है, यहाँ पर भी उत्खनन कार्य किया गया था। तो मोड़ी और मनोटी ये मंदसौर जिले के अंतर्गत ही आते हैं और इनका जो उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? तो डॉक्टर HV त्रिवेदी और विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था। यहाँ से कुछ ऐसा विशेष नहीं मिला था, यहाँ से कॉमन चीज़ें ही मिली थी। हाँ, एक बात और, जो बिलावली है देवास में, तो बिलावली काली सिंध नदी के तट पर है। माफ़ करें, मैं बताना भूल गई थी, यह काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देवास किस नदी के तट पर है या बिलावली। बिलावली जो पुरातत्व नगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो आहत सिक्के होते हैं वो मिले थे। यहाँ से आहत सिक्के मिले थे, साथ ही साथ लाल रंग से पोते हुए मृदभांड मिले थे। ये चीज़ें बिलावली के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। अगले नगर पर चलते हैं। तो अगला नगर है उज्जैनी, जिसको कि आज का उज्जैन नाम से हम जानते हैं। उज्जैन को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, यह काफ़ी प्रसिद्ध नगर है। इसका जो प्रथम बार उत्खनन हुआ था वो 1938-39 में हुआ था और दूसरी बार जो इसका उत्खनन कार्य किया गया वो 1958-59 में किया गया था। इसका उत्खनन कार्य यानी एक्सकेवेशन MB गर्दे के अंडर में किया गया था। अब बात आती है कि उज्जैनी से क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो उज्जैनी से अगर बात करें तो
उज्जैनी, पहली बात तो अब ये पूछा जाए कि उज्जैनी किस नदी के तट पर है, तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर बसा है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब बताती है कि यहाँ से उत्खनन में क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ से कई सारे टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कई सारे टीले प्राप्त हुए हैं जिन्हें कि गढ़ कहते हैं, जिन्हें कि गढ़ कहा जाता है। साथ ही साथ मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की मुद्राएं, इसके सिवा आहत सिक्के, वैश्य टेकरी नाम का टीला, यहाँ एक वैश्य टेकरी नाम का टीला है जिसे कि अशोक ने निर्मित करवाया था। यह अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसके सिवा यहाँ एक कुम्हार टेकरी नाम का भी टीला है जो कि संभवतः स्मशान घाट है। यह उज्जैन के उत्खनन कार्य से मिलने वाले कुछ प्रमुख स्थान हैं। अब बात आती है अगले शहर की, जो कि रायसेन का भीमबेटका है। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन से जो पत्थर मिले इसके बारे में जो एक पुस्तक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में भी उज्जैन का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उज्जैनी का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो यह है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और इसका उत्खनन कार्य MP गर्दे के निर्देशन में किया गया था। अगला शहर जैसे कि मैंने बताया यह है रायसेन भीमबेटका। रायसेन भीमबेटका का उत्खनन कार्य 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर के निर्देशन में किया गया था, और यही क्वेश्चन वर्ष 2020 की प्रारंभिक परीक्षा MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि रायसेन की खोज किसने की थी। भीमबेटका के बारे में बात करें तो भीमबेटका का जैसे मैंने बताया कि इसका जो पहली बार उत्खनन कार्य है वो 1957-58 में किया गया था। इसके सिवा यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जो कि 2003 में इसको शामिल किया गया था। भीमबेटका कब शामिल हुआ है यूनेस्को में, तो यूनेस्को में यह विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया है। यह वैसे भी शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी सारे शैलाश्रय मिलेंगे, चट्टानों पर चित्रकारी है, इन चीज़ों के लिए पहले से ही काफ़ी फेमस है, और इन्हीं कारणों से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहाँ पर छोटी बड़ी कम से कम 500 गुफाएं होंगी। यहाँ पर छोटी बड़ी एटलीस्ट 500 केव्स हैं। अब यहाँ पे आपको चट्टानों पर चित्रकारी भी मिलेगी। चट्टानों पर यहाँ काफ़ी चित्रकारी की गई है। अब बात आती है अगले नगर की, तो अगला नगर है खरगोन का नावदा टोली। इसका उत्खनन कार्य 1952-53 तथा 1957-59 में किया गया था, और इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर हसमुख धीरजमल सांकलिया ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नावदा टोली का जो उत्खनन कार्य है वो किसके निर्देशन में किया गया, तो यह है डॉक्टर हसमुख धीरजमल सांकलिया। नावदा टोली जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं। यह पहली बार 1952-53 में मतलब इसका उत्खनन कार्य किया गया था, और साथ ही साथ यहाँ पर मृदभांड के टुकड़े यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा
जो मतलब जो घरेलू वस्तुएं होती हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके सिवा मिट्टी के सिक्के भी मिले हैं। ये चीज़ें नापदा टोली से प्राप्त हुई हैं। अब बात आती है अगले शहर की। तो अगला शहर है मंदसौर का आवरा। तो ये जो मंदसौर का आवरा है, इसका उत्खनन कार्य 1960-61 में डॉक्टर एच.पी. त्रिवेदी के अंडर में हुआ था। इसका उत्खनन कार्य किसके अंडर में हुआ है? तो यह डॉक्टर एच.पी. त्रिवेदी के अंडर में हुआ है। आवरा को हम अपरा नाम से भी जानते हैं। आवरा को हम अपरा नाम से भी जानते हैं। इसके सिवा ये बेसिकली अगर इसके काल की बात की जाए तो यह ताम्रपाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष को ये सजोए हुए हैं। गुप्त काल तक के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पशुओं की हड्डी, तांबे की तांबे की सामान है वो मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है। और जो आवरा है ये नापदा टोली के ही समकालीन है। जो वस्तुएं हमें आवरा से प्राप्त हुई हैं उसी तरह की वस्तुएं हमें नापदा टोली से भी प्राप्त हुई हैं। अब बात करते हैं अगले नगर की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश में जिन शहरों में उत्खनन कार्य किया गया है और वो किसके अंडर में किया गया है, इस टॉपिक को कवर किया है। इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है ग्वालियर का, जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई थी, वह है ग्वालियर का ग्यारसपुर। ग्यारसपुर से हिंडोला तोरण प्राप्त हुआ है। ग्यारसपुर से हिंडोला तोरण प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो ग्वालियर के अंतर्गत पवाया आता है, पवाया से एक फेमस स्टैचू मिली थी जिसे यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा कहा जाता है। पवाया से यक्ष मणिभद्र की प्रतिमा खोजी गई थी, यह उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो that's all for this video. Thanks for watching.